हेलो, वेलकम टू एंजल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो आज हम लोग जेई मेगा टेस्ट का पेपर सोल्यूशन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर वन में बोल क्या रहा है कि एक कोई बोट जो है मूव कर रहा है ईस्ट की ओर और उस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ की ओर। बोट के ऊपर एक एरियल लगा हुआ है वर्टिकल डायरेक्शन में 2 मीटर लॉन्ग। तो बोला कि उस एरियल में ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा। अभी हम लोग देखेंगे तो जो एरियल है उसका लेंथ वर्टिकल, मतलब हम लोग बोलेंगे कि वाई डायरेक्शन। बोट जो मूव कर रहा था, जो वेलोसिटी वेक्टर है वो ईस्ट की ओर है, मतलब आई डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड जो है नॉर्थ की ओर है, मतलब हम लोग बोलेंगे ऐसा के। तो ये मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो जो मोशनल ईएमएफ इंड्यूस होगा उस होगा BLV। तो सीधा हम लोग BLV कर देंगे। बी दे रखा है, एल दे रखा है, वी दे रखा है, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा। और तो यहाँ पे आंसर जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा वो होगा 0.15 इंटू 10⁻³ वोल्ट। तो हम लोग बोलेंगे कि ऑप्शन डी करेक्ट है, 0.15 मिली वोल्ट। सेकंड देखो, तो ये कॉइल जो है मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में रोटेट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, तो मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि कॉइल अगर रोटेट करता है तो जो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होती है होता है एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। अभी मुझे इसी ईएमएफ का मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, तो मैक्सिमम के लिए हम लोग साइन ओमेगा टी को मैक्सिमम ले लेंगे और साइन ओमेगा टी का मैक्सिमम वैल्यू हम लोग बोलेंगे कि 1 होगा। तो जो मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होगा वो हो जाएगा NBA ओमेगा। बोलेंगे ऑप्शन ए करेक्ट है। अभी नेक्स्ट देखो, थर्ड। इसमें क्या है कि ये कॉपर रॉड जो स्लाइड कर रहा है दो स्मूथ पैरेलल रेल्स में, और ये जो रेल दोनों है एक हॉरिजेंटल के साथ इनक्लाइंड है θ डिग्री एंगल। इस पे एक कॉपर रॉड ऐसे स्लाइड कर रहा है डाउन द इनक्लाइन, और इन दोनों रेल के बीच में एक रेजिस्टर है R। अभी कहानी क्या देखो कि इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रेल के प्लेन के परपेंडिकुलर है। एल और भी परपेंडिकुलर है ही, मतलब एल बी और भी तीनों परपेंडिकुलर हैं। तो इस कॉपर जो रॉड है उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, मोशनल ईएमएफ BLV। अगर इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो गया BLV, ऐसा हम लोग बोलेंगे कि ऐसा BLV, तो एक क्लोज लूप बना रहा है, इसलिए करंट भी आएगी, और करंट जो होगा EMF अपॉन R। तो करंट का जो वैल्यू होगा हम लोग बोलेंगे कि करंट ऐसे जाएगा, I हो जाएगा BLV अपॉन R। अभी देखो, अभी जो कॉपर रॉड था इस पे करंट जा रही है, इससे करंट जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में रखा हुआ है, तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ILB। और ILB का डायरेक्शन देखोगे, मतलब मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन देखोगे तो अप द इनक्लाइन, ऊपर की ओर। एक मैग्नेटिक फोर्स हो गया जो अप द इनक्लाइन ILB। एक डाउन द इनक्लाइन हम लोग बोलेंगे कि mg का कंपोनेंट आएगा mg sin थीटा। तो जब ये रॉड कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा तो अपवर्ड वाला फोर्स और डाउनवर्ड वाला फोर्स, डाउन द इनक्लाइन वाला फोर्स इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग बोलेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स जो ILB है वो इक्वल होना चाहिए
mg के कंपोनेंट mg sin थीटा। ओके, तो यहाँ पे I की जगह पे अब BLV अपॉन R रख देंगे, तो वहां से फी का वैल्यू मिल जाएगा तुमको, और फी का जो वैल्यू होगा mgr sin थीटा अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है कि एक कॉइल में करंट जो है 5 एम्पियर से घट के 2 एम्पियर हो जाता है 0.1 सेकंड में। मतलब डी जो करंट का जो चेंज हो रहा है वो बोलेंगे 3 एम्पियर, मैग्नीट्यूड की बात, डी डेल आई। तो हम लोग बोलेंगे जो डेल आई होगा उसका मैग्नीट्यूड 3 एम्पियर, 5 से 2 हो गया। टाइम जो दे रखा है दिया हुआ है 0.1 सेकेंड, और उस कॉइल में इस करंट चेंज होने की वजह से जो ईएमएफ आ रहा है 50 वोल्ट दिया हुआ है, इंड्यूस ईएमएफ। तो कॉइल के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं एल डी आई बाई डी टी। यहाँ पे डी आई तो हम लोग बोलेंगे 3, डी टी को बोलेंगे 0.1। अब इसको सोल्व कर लोगे तो एल का वैल्यू मिल जाएगा, और एल का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1.67, ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिफ्थ वन। देखो तो फिफ्थ वाला में एक स्क्वायर लूप जो है वो दिखा रखा है, जो मूव कर रहा है राइट की ओर, एक वायर के राइट की ओर। मतलब ऐसा है कि एक वायर था मेरे पास, उसके पास में एक स्क्वायर लूप रखा हुआ है, और ये लूप जो है राइट की ओर फी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो बोला इस लूप में ईएमएफ इंड्यूस क्या होगा। देखो हम लोग बोल देते हैं, इसमें चारों साइड का नाम दे देते हैं 1 2 3 4। बोलेंगे कि साइड 2 और 4 में ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, क्योंकि इनका लेंथ वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर पैरेलल हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में। बी एल वी, इन तीनों में से कोई भी दो पैरेलल हो जाए तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं, मोशनल ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता। तो साइड 2 और 4 में तो होंगे नहीं। अब बच गए 1 और 3 में, तो 1 और 3 में ईएमएफ इंड्यूस होंगे। 1 में जो होगा उसको हम लोग बोल देते हैं B1LV, और 3 में जो होगा उसको हम लोग बोल देते हैं B3LV। हम लोग ऐसा बोले कि जो 1 में इंड्यूस होगा ऐसा B1LV, और जो 3 में होगा उसको हम लोग बोल देते हैं B3LV। देखो तो अब इस लूप में नेट ईएमएफ कितना इंड्यूस हुआ, इसके लिए हम लोग केवीएल लगा लेंगे। केवीएल मतलब किसी एक पॉइंट से चल के पूरे सर्किट में घूम जाएंगे। तो ये जो नेट ईएमएफ इंड्यूस जो हुआ वो आएगा मेरा B1LV माइनस B3LV। LV को अगर कॉमन ले लें तो बोलेंगे कि LV इंटू B1 माइनस B3। L और V तो दिया हुआ है, L 10 सेंटीमीटर, V 10 मीटर पर सेकंड। अब बच गया B1 और B3 निकालना। देखो B1 क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड है कहाँ पे, साइड 1 के पास। साइड 1 जो है वायर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे, इसलिए जो B1 होगा उसको हम लोग लिखेंगे म्यू नोट I अपॉन 2 पाई डी। 2 पाई डी की जगह पे 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1। B3 मतलब साइड 3 के पास में मैग्नेटिक फील्ड, और साइड 3 के पास में मैग्नेटिक फील्ड हम लोग लिखेंगे
म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई की जगह पे यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, क्योंकि वायर से इस साइड का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, मतलब 0.2 ऐसा। तो आई का वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में 1 एम्पियर। V1 V3 मिल जाएगा, यहाँ से आई का वैल्यू डालेंगे तो एल और V दिया हुआ है, यहाँ से ई नेट आ जाएगा, और जो ई नेट आएगा वो कैलकुलेशन के बाद वो होगा 1 × 10⁻⁻6 वोल्ट, और इसको बोलेंगे 1 माइक्रो वोल्ट। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो नेक्स्ट में क्या है कि मुझे कर्व दे रखा है, आईटी कर्व। बोला कि किसी कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया गया, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो ईएमएफ आएगा, ईएमएफ आएगा तो करंट इंड्यूस हुआ होगा, तो जो करंट इंड्यूस हुआ उसी का टाइम के साथ ग्राफ दे रखा है। तो बोला कि फ्लक्स कितना चेंज हुआ वो बताना है। देखो हम लोग जानते हैं कि ईएमएफ जो इंड्यूस होता है वो डेल फाई अपॉन टी, ओके, और डेल फाई अपॉन डी टी, और करंट जो होता है वो होता है ईएमएफ अपॉन आर। तो यहां से हो जाएगा डेल फाई आर डी टी। अगर डेल फाई निकालना है तो ये आर डी टी आई के साथ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो डेल फाई जो होगा आई डी टी इंटू आर। अब देखो आई डी टी का मतलब होता है एरिया, आई टी कर्व के अंदर, करंट और टाइम का जो कर्व है उसके अंदर का एरिया, और इंटू आर करेंगे तो मुझे डेल फाई मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे एरिया निकालना है तो हाफ इंटू बी इंटू एच से एरिया निकाल लोगे, एरिया तुम्हारा आएगा 0.2 इंटू आर करोगे, इंटू 10 कर दोगे तो तुम्हारा ये जो फ्लक्स चेंज हो रहा है वो मिल जाएगा। तो जो फ्लक्स चेंज मिलेगा वो होगा 2 वेबर। तो ऑप्शन सी करेक्ट बोलेंगे। नेक्स्ट देखो 7th वाला, में क्या है कि 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, बोल और कौन सा स्टेटमेंट सही है गलत है वो पता करना है मुझे। तो देखो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट जो है, किसी लॉन्ग सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस बोल रखा है कि पाई म्यू नॉट एन स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एल से कम होता है। अभी हम लोग जानते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस आइडियल सोलेनॉइड के लिए जो होता है वो म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल, ऐसा, और यहाँ पे ए को बोलेंगे पाई स्मॉल आर स्क्वायर। बट ये कब होगा? जब सोलेनॉइड आइडियल है। आइडियल का मतलब कि उसका लेंथ उसके रेडियस के रिस्पेक्ट में बहुत ही बड़ा है, ऐसा लेंथ वेक्टर जो है मच ग्रेटर देन आर, मतलब ऐसा बोलेंगे कि लेंथ लगभग इन्फिनिटी की। तो अगर सोलेनॉइड आइडियल नहीं है तो उसका इंडक्टेंस इतना नहीं होगा, इससे कुछ कम होगा। तो स्टेटमेंट 1 वही बोला है कि सोलेनॉइड का जो इंडक्टेंस होगा, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन एल से कम होता है। तो ये सही है। इतना तभी होगा जब वो आइडियल होगा, लेकिन आइडियल तो कोई होता नहीं है, इसलिए इतना से हमेशा कम ही होता है। सेकेंड वाला स्टेटमेंट देखो, सेकेंड वाला स्टेटमेंट बोला सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो म्यू नॉट एन आई अपॉन एल जो है वो मिडिल में होता है, बट जैसे जैसे हम लोग मूव करते हैं एंड की तरफ, किनारों की तरफ, तो ये कमता जाता है। ये भी सही है। देखो अभी तक हम लोग क्या पढ़ गए थे कि
सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू स्मॉल एन आई ऐसा होता है। बट आइडियल सोलेनॉइड के लिए हम लोग आइडियल में मान लेते हैं कि हर जगह मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा म्यू नॉट एन आई। लेकिन जब सोलेनॉइड आइडियल नहीं है, मतलब लेंथ उसका इन्फिनिटी नहीं, बहुत बड़ा लेंथ नहीं है, उस केस में क्या होगा कि जैसे जैसे हम लोग सेंटर से किनारे की तरफ जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड घटता जाता है। तो स्टेटमेंट 2 भी सही है, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही है, और 2 जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट 1 का, मतलब ऑप्शन बी जो है हम लोग बोलेंगे करेक्ट। चलो अब नेक्स्ट देखो, देखो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे बोला है कि एक इंसुलेटेड कॉपर वायर को किसी सिलेंड्रिकल कोर के ऊपर रैप किया हुआ है, और उस कोर का क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब ए दे रखा है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ऐसा हो गया, ये मेरा कोर हो गया, इसके ऊपर कॉपर वायर ऐसे रैप किया हुआ है। अभी देखो, अभी क्या है कि जो वायर है उसके दोनों एंड के बीच में एक 12 ओम का रजिस्टर कनेक्टेड है ऐसा। अब इस कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड जो है चेंज किया जा रहा है, मतलब बोला कि मैग्नेटिक फील्ड पहले एक डायरेक्शन में 1.5 टेस्ला था, मतलब मैंने बोला कि पहले जो मैग्नेटिक फील्ड है मान लो इस डायरेक्शन में ऐसा 1.5 टेस्ला है, बाद में इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज कर दिया। तो डायरेक्शन चेंज करोगे तो मतलब फ्लक्स चेंज हो जाएगा, फ्लक्स बी डॉट ए होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज करने से फ्लक्स चेंज हो जाएगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगी, और ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट, इस क्लोज लूप जो बन जा रहा है इसमें करंट दौड़ेगा, और करंट के कारण चार्ज, तो जो चार्ज सर्किट में दौड़ेगा वही बताना है तुम्हें कितना। देखो, तो हम लोग ऐसा बोलेंगे कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगी उसको हम लोग लिखेंगे डेल फाइव dt। मैग्नीट्यूड की बात करें तो हम लोग बोलेंगे, देखो फाइनल वाला फाई माइनस इनिशियल वाला फाई, फाइनल वाला फाई माइनस इनिशियल वाला फाई अपॉन टी ऐसा। अभी देखो, तो फाइनल वाला फाई को हम लोग बोलेंगे माइनस एन बी ए, माइनस क्यों, क्योंकि बाद में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज कर दिया गया है, माइनस एन बी ए। शुरू वाले मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग बोलेंगे एन बी ए, मतलब शुरू में एंगल 0 था, बाद में डायरेक्शन चेंज करने का मतलब एंगल 180 हो गया, इसलिए फ्लक्स फाइनल वाला माइनस एन बी। तो अब यहाँ पर वैल्यू डाल दोगे 5 फाइनल और 5 इनिशियल का, तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो होगा 2nba अपॉन टी। ओके, तो जो करंट होगा E अपॉन आर, तो करंट का वैल्यू बोलेंगे E अपॉन आर, मतलब I जो हो जाएगा 2nba टी इंटू आर। अब चार्ज जो मुझे निकालना है Q, चार्ज को बोलेंगे I इंटू टी, आई इंटू टी। तो जब I को T से मल्टीप्लाई करोगे चार्ज मिलेगा, और जो चार्ज होगा 2nba
अपॉन आर। तो अब इसमें एन बी ए और आर का वैल्यू डाल देंगे तो जो चार्ज फ्लो करेगा क्लोज सर्किट में वो मिल जाएगा, और कैलकुलेशन के बाद वो आएगा 60 मिली कूलम्ब, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट वाला देखो, 9th वाला। तो 9th वाले में क्या है कि बोल रखा है कि एक कॉइल जिसका रेजिस्टेंस 6 ओम है उसको कनेक्ट किया गया है 12 वोल्ट के एक बैटरी से। मतलब ऐसा बोला कि मैं ये मेरा कॉइल है, इसको 12 वोल्ट के एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, और इस कॉइल का जो रेजिस्टेंस है इंटरनल रेजिस्टेंस वो दे रखा है 6 ओम। मतलब जो सर्किट में करंट होगा आई, उसका वैल्यू बोलेंगे फी अपॉन आर, मतलब 12/6। तो आई का वैल्यू जो होगा 2 एम्पियर आ जाएगा, 12/6 ऐसा। अभी क्या है कि 1 मिली सेकेंड में स्विच को ओपन कर दिया, मतलब ऐसा बोल सकते हैं स्विच ऑफ कर दिया। 1 मिली सेकेंड बाद स्विच ऑफ कर दिया। स्विच ऑफ करने का मतलब करंट 0 हो गया। मतलब कॉइल में शुरू में करंट 2 एम्पियर था, बाद में 0 हो गया। कॉइल में करंट चेंज हुआ, करंट चेंज हुआ तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, और जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ उसको 20 वोल्ट बोला है। तो एल का वैल्यू क्या होगा? तो हम लोग बोलेंगे कि जो ईएमएफ इंड्यूस है 20 वोल्ट, V इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। डी आई बाई डी टी, डी आई मतलब जो करंट चेंज हुआ, तो शुरू में 2 था, बाद में 0, मतलब डी आई की जगह पे हम लोग 2 बोल देंगे। डी टी मतलब टाइम 1 मिली सेकेंड। तो यहाँ से एल का वैल्यू मिल जाएगा। तो सबका वैल्यू इसमें डालोगे इस इक्वेशन में तो एल का वैल्यू मिल जाएगा, और एल का जो वैल्यू आएगा वो होगा तुम्हारा 10 मिली हेनरी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि एक 20 सेंटीमीटर लंबा मेटालिक रड दिया हुआ है, रोड, जो रोटेट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी 210 आरपीएम से। मतलब ऐसा है कि एक रड है जो रोटेट कर रहा है ऐसे, ओमेगा इक्वल टू 210 आरपीएम, और बोला कि इस रोड का जो दूसरा एंड है वो कांटेक्ट में है एक रिंग के, मतलब ऐसा बोले मेटालिक रिंग के कांटेक्ट में है ऐसा। अभी देखो, तो तुमसे बोला है कि इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है 0.2 टेस्ला जो एक्सिस के पैरेलल है, मतलब ऐसा बोलेंगे कि रोड के जिस भी प्लेन में घूम रोटेट कर रहा है उसके परपेंडिकुलर है, क्योंकि एक्सिस भी जिस प्लेन में रोटेट करते हैं उसके परपेंडिकुलर होता है। तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा रिंग के सेंटर और रिंग के बीच में वो बताना है। तो डायरेक्टली हम लोग बोल देंगे कि मतलब यहाँ पे मोशनल ईएमएफ आएगा रोटेशन के कारण, और जो ईएमएफ होगा उसका वैल्यू होगा बी ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन 2। तो बी दे रखा है, एल दे रखा है, ओमेगा को बोला है 210 आरपीएम। तो पहले हम लोग आरपीएम को रेडियन पर सेकंड मतलब में बदलेंगे। तो जो 210 आरपीएम है, आरपीएम से रेडियन में बदलने के लिए, रेडियन पर सेकंड में बदलने के लिए हम लोग 2 पाई बाई 60 मतलब 210
गुना 2π/60 करेंगे तो ए ओमेगा हो गया तुम्हारा रेडियन पर सेकंड में। तो ओमेगा का वैल्यू डाल देना एल बी, तो आंसर जो आएगा वो हो जाएगा 88 मिली वोल्ट। तो ऑप्शन ए जो है हम लोग बोलेंगे कि करेक्ट है। चलो नेक्स्ट देखो, बोला कि किस, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि किस टेम्परेचर पे जो हाइड्रोजन का आरएमएस वेलोसिटी है वो बराबर होगा ऑक्सीजन के आरएमएस वेलोसिटी के। और ऑक्सीजन के आरएमएस के लिए टेम्परेचर दे रखा है, मतलब 47 डिग्री सेल्सियस। तो अभी मान लो मैंने बोला कि टी टेम्परेचर पे हाइड्रोजन का आरएमएस वेलोसिटी जो है ऑक्सीजन के आरएमएस वेलोसिटी, ऑक्सीजन के 47 डिग्री सेल्सियस के आरएमएस वेलोसिटी पे बराबर। तो ऐसा लिखेंगे 3RT/m। आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होता है। हाइड्रोजन के लिए अगर बात करें तो एम की जगह पे हम लोग 2 ग्राम, मतलब ऐसा बोलेंगे 2 × 10⁻³ ऑक्सीजन के लिए बोल रखा है 47 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो 47 डिग्री सेल्सियस का मतलब तुम्हारा हो गया 320 केल्विन। ऑक्सीजन का आरएमएस लिखना, वैल्यू लिखना होगा तो 3RT, टी की जगह पे हम लोग लिखेंगे 47 डिग्री सेल्सियस दे रखा है तो केल्विन में बदल लेंगे। केल्विन में बदलोगे तो ये हो जाएगा 320 अपॉन एम। ऑक्सीजन के लिए एम को हम लोग लिखेंगे 32 ग्राम, ऐसा। दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे, अंडर रूट हट जाएगा, 3R कट जाएगा, यहाँ से टी का वैल्यू मिलेगा और टी का जो वैल्यू आएगा होगा 20 केल्विन। तो बोलेंगे ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो बोला कि किसी बर्तन में 1 मोल हाइड्रोजन और 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है, मतलब मिक्सचर है हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो प्रेशर क्या होगा उस गैस के मिक्सचर। हम लोग जानते हैं कि जो प्रेशर होता है वो इंडिविजुअल गैस के प्रेशर का सम के इक्वल होता है। मतलब मिक्सचर का प्रेशर अगर चाहिए, मान लो कि उस बर्तन में हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, तो उस बर्तन के अंदर का जो टोटल प्रेशर होगा वो हाइड्रोजन के प्रेशर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेशर के, मतलब ऐसा। प्रेशर ऑफ मिक्सचर जो होगा इंडिविजुअल प्रेशर के सम के इक्वल होगा। तो P1 लिखना होगा तो हम लोग बोलेंगे NRT अपॉन V। P2 अगर लिखना होगा तो बोलेंगे NRT अपॉन V। तो R का वैल्यू डाल दोगे तो P1 P2 मिल जाएगा, इन दोनों को जोड़ दोगे तो टोटल प्रेशर मिल जाएगा। और जो टोटल प्रेशर आएगा वो 24.9 इंटू 10⁵ पास्कल। तो हम लोग बोलेंगे कि ऑप्शन सी जो है करेक्ट। चलो
नेक्स्ट वाला देखो, लो। तो इसमें क्या है कि दो फ्लास्क दे रखा है, बोला कि पहले वाला का जो वॉल्यूम है दूसरे वाले से डबल है, मतलब ऐसा बोला कि इस फ्लास्क का वॉल्यूम अगर मैंने फी बोला तो इस वाले का फी/2 होगा, क्योंकि इसका वॉल्यूम का डबल था उसका वॉल्यूम। ऐसा दोनों में गैस है, सेम गैस, एक में टेम्परेचर 100 केल्विन, दूसरे में 200 केल्विन। तो बोला कि अगर पहले वाले फ्लास्क में जो गैस है उसका मास m है, तो दूसरे वाले में जो गैस है उसका मास कितना होगा। अभी कहानी देखो क्या होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम में प्रेशर दोनों फ्लास्क में सेम होना चाहिए, क्योंकि ये कनेक्टेड है। एक से निकल के गैस दूसरे में तब तक जाता रहेगा जब दोनों का प्रेशर बराबर ना हो जाए, मतलब प्रेशर हम लोग बराबर करेंगे दोनों फ्लास्क का। तो पहले वाले का अगर लिखना होगा प्रेशर, तो हम लोग बोलेंगे N1 RT1/V1, मतलब ऐसा, मास m मोलर मास से डिवाइड कर दिए तो ये हो गया N/T/V, ये हो गया पहले वाले फ्लास्क अंदर प्रेशर। और दूसरे वाले का लिखना होगा तो हम लोग बोलेंगे, मान लो कि उसमें मास गैस का m डैश होगा, तो m/m, ये मोलर मास है। आर टी की जगह पे 200 केल्विन इसमें लेना है, और वॉल्यूम की जगह पे V/2 लेना है। तो यहाँ से R कैपिटल M कट जाएगा, V कट जाएगा, तो जो m डैश है वो आ जाएगा m/4। तो हम लोग बोलेंगे ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है कि कार्नोट इंजन जो सोर्स से जो हीट लेता है, वो बोला 3 × 10⁶ कैलोरी। सोर्स का टेम्परेचर दे रखा है, सिंक का दे रखा है, वर्क डन क्या होगा वो बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि जो कार्नोट इंजन का इफिशियंसी होता है 1 - T2/T1। तो यहाँ पर T1 दे रखा है 627 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में बदल देंगे इसको, तो केल्विन में हो जाएगा 900। T2 जो दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में बदलेंगे तो हो जाएगा 300। तो इफिशियंसी 1 - T2/T1, और इफिशियंसी को और हम लोग बोल सकते हैं W/Q। ओके, तो T1 T2 दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, यहां से W मिल जाएगा। तो अभी देखो Q का वैल्यू अगर 3 × 10⁶ डालते हैं तो कैलोरी में दिया हुआ है, इसलिए वर्क डन भी जो आएगा कैलोरी में आएगा। फिर उसको हम लोग बाद में जूल में बदल लेंगे, क्योंकि ऑप्शन में जो दे रखा है वर्क डन वो जूल में दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू डालोगे इस वाले फॉर्मूले में, तो W जो आएगा 2 × 10⁶ कैलोरी। जूल में बदलने के लिए 4.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है कि बोला कि
100 ग्राम आइस को जो 0 डिग्री सेल्सियस पे 100 ग्राम आइस, उसको 200 ग्राम पानी जो 25 डिग्री सेल्सियस था उसमें डाला गया, तो कितना आइस मेल्ट होगा जब पानी का टेम्परेचर 25 से घट के 0 हो जाएगा तब। अभी देखो पानी का जो इनिशियल टेम्परेचर था वो था 25 डिग्री सेल्सियस, तो जब 25 से घट के 0 आएगा तो जो एनर्जी रिलीज होगी ms डेल्टा टी वो हो जाएगा, m बोलेंगे हम लोग 200 ग्राम दे रखा था पानी, s 1 ग्राम नहीं 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ऐसा होता है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, तो 1 हम लोग ले लेते हैं इसका वैल्यू पानी के लिए। और डेल्टा टी तो 25 से घट के 0 मतलब 25, तो इतना एनर्जी रिलीज होता। ठीक है, मान लो इतनी एनर्जी से m ग्राम आइस जो है मेल्ट हो जा रहा है, तो m इंटू एल जो होगा इतना इक्वल होना चाहिए, इस एनर्जी के इक्वल होना चाहिए। और L का वैल्यू 80 कैलोरी पर ग्राम, तो यहाँ से 80 को ले जाके इधर डिवाइड दोगे तो m मिल जाएगा, और m का जो वैल्यू आएगा वो 61.7 ग्राम के। हम लोग बोलेंगे कि ऑप्शन ए जो है करेक्ट। देखो 17 में देखो देखो बोला कि हीट इंजन को 300 कैलोरी हीट दिया जा रहा है और वो जो 225 कैलोरी जो है हीट रिजेक्ट कर रहे हैं, मतलब सोर्स से वो ले रहा है 300 कैलोरी और सिंक को दे रहा है 225 कैलोरी। तो सोर्स का टेम्परेचर दिया हुआ है 227 डिग्री सेल्सियस, सिंक का टेम्परेचर क्या होगा? तो हम लोग बोलेंगे कि मतलब T1 दे रखा है 227 डिग्री सेल्सियस, अगर इसको केल्विन में बदल दे तो 500 केल्विन। T2 का वैल्यू क्या होगा वो निकालना है मुझे, और Q1 जो हीट ले रहा है 300 कैलोरी और जो हीट रिजेक्ट कर रहा है Q2 और 225 कैलोरी। तो हीट इंजन के लिए हम लोग बोलेंगे कि Q2 बाई Q1 इज इक्वल टू T2 बाई T1। यहाँ से Q2 का वैल्यू हम लोग डाल देंगे 225, Q1 का वैल्यू 300, T1 का वैल्यू 500 केल्विन, तो T2 मिल जाएगा। T2 मिलेगा केल्विन में, बाद में उसको सेल्सियस में बदलेंगे क्योंकि ऑप्शन जो दे रखा है सेल्सियस के लिए, आंसर जो मुझसे पूछा वो सेल्सियस में, तो यहाँ से आंसर आएगा कैलकुलेशन करने के बाद 102 डिग्री सेल्सियस, मतलब ऑप्शन डी जो है करेक्ट। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है कि एक टेबल दे रखा है, मतलब एक साइड प्रोसेस दूसरी साइड कंडीशन, मुझे मैच करना है कौन सा करेक्ट मैचिंग है। तो एडियाबैटिक हम लोग जानते हैं कि एडियाबैटिक में हीट एक्सचेंज नहीं होता, मतलब डेल क्यू का वैल्यू 0 होता है, तो ए का जो मैच होगा वो बी के साथ होगा, मतलब फर्स्ट वाला एडियाबैटिक का जो मैच होगा डेल क्यू इक्वल टू 0। सेकेंड वाला देखो आइसोथर्मल, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट तो इंटरनल एनर्जी जो चेंज है वो नहीं होता, तो डेल यू 0 हो जाएगा, मतलब सेकेंड वाले के लिए हम लोग बोलेंगे डी। थर्ड वाला आइसोकोरिक प्रोसेस, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब वर्क 0, तो थर्ड वाले के लिए बोलेंगे ए। फोर्थ वाला आइसोबारिक प्रोसेस,
इसमें ना तो वर्क जीरो होता है, ना हीट एक्सचेंज जीरो, ना इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो। तो फोर्थ वाले के लिए हो जाएगा सी। मतलब हम लोग बोलेंगे कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, वो करेक्ट मैचिंग दिखा रखा है। चलो 19 वाला देखो। देखो तो 19 में क्या है कि बोला कि कोई बॉडी 10 मिनट में 60 डिग्री से कूल होके 50 डिग्री सेल्सियस पे आ जाता है। मतलब उसका टेम्परेचर 60 डिग्री से घट के 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है 10 मिनट में। सराउंडिंग का जो आसपास का टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। तो बोला कि 10 मिनट बाद उस बॉडी का टेम्परेचर कितना होगा। मतलब क्या था कि शुरू में 60 था, 10 मिनट में घट के हो जाता है 50। तो अगले 10 मिनट बाद इसका टेम्परेचर क्या होगा वो बताना है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। वो था डी टी अपॉन इज इक्वल टू के टाइम्स एवरेज टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स। ऐसा। अभी देखो यहाँ पे टी नोट जो है सराउंडिंग का टेम्परेचर जो 25 डिग्री सेल्सियस है। टी एवरेज जो है बॉडी का एवरेज टेम्परेचर, जैसे 60 था पहले, बाद में 50 हो गया, तो उसका एवरेज टेम्परेचर 60 प्लस 50/2 मतलब 55 डिग्री सेल्सियस बोलेंगे। ये डेल डी टी जो है कैपिटल वाला, इसका मतलब कितना टेम्परेचर घटा है, तो 60 से 50 मतलब 10 डिग्री सेल्सियस। और ये नीचे वाला जो स्मॉल डी टी है इसका मतलब समय। तो यहां पे हम लोग बोलेंगे कि 10 डिग्री सेल्सियस मतलब 10 डेल डी टी कैपिटल टी वाले का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस घटा। नीचे में समय मतलब 10 मिनट, के कांस्टेंट है, टी एवरेज की बात करोगे तो एवरेज टेम्परेचर 55, 60 था 50 हो गया, इन दोनों का एवरेज हम लोग देखेंगे तो 60 प्लस 50/2 55। सराउंडिंग का टेम्परेचर 25। यहां से जो के का वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 1/30। के इज इक्वल टू हो जाएगा 1/30 ऐसा। ठीक है। अब देखो, अब 50 डिग्री सेल्सियस से अगले 10 मिनट में अगर टी हो जाता है तो फिर से हम लोग यहाँ पे भी न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग लगाएंगे और उसमें के का वैल्यू 1/30 रख देंगे। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि अभी 50 है, 10 मिनट बाद मान लो टी हो गया, तो बॉडी का एवरेज टेम्परेचर हम लोग बोलेंगे 50 प्लस T/2 मतलब ऐसा। और टेम्परेचर जो घट रहा है 50 से टी हो जा रहा है, मतलब जो डेल टी होगा 50 माइनस टी। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर डिफरेंस लिखना था उसको हम लोग बोलेंगे कि 50 माइनस टी अपॉन टाइम। टाइम फिर से 10 मिनट बोला। यहाँ पे के का वैल्यू 1/30, टी एवरेज हम लोग लिखेंगे 50 प्लस टी अपॉन 2 माइनस टी नोट मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर 25। अब इसको सोल्व करोगे तो टी का वैल्यू मिल जाएगा, और टी का जो वैल्यू आएगा वो तुम्हारा होगा 43 डिग्री सेल्सियस। मतलब 19 में हम लोग बोलेंगे कि एक करेक्ट है। 20 देखो, ट्वेंटी में बोल रखा है कि
80 ग्राम जो पानी 30 डिग्री सेल्सियस पे है, उसको एक बड़े से इसके बर्फ के टुकड़े ब्लॉक पे डाला गया, तो कितना जो बर्फ है वो पिघलेगा वो बताना है। देखो, तो जो मेरा पानी है 30 डिग्री सेल्सियस पे, जैसे ही उसको बड़े से बर्फ के टुकड़े पे डालेंगे तो पानी का टेम्परेचर 30 से घट के 0 हो जाएगा। तो पानी एनर्जी रिलीज करेगा, टेम्परेचर घट रहा है मतलब एनर्जी रिलीज होगा, उसी एनर्जी से कुछ बर्फ पिघलेगा। तो मान लो m ग्राम बर्फ पिघला, तो m ग्राम बर्फ को पिघलने के लिए जो एनर्जी चाहिए m इंटू एल, और L का वैल्यू हम लोग बोलेंगे 80 कैलोरी पर ग्राम। ऐसा ये जो एनर्जी है वो कहाँ से आएगा, पानी का टेम्परेचर घट रहा है वहां से निकलेगी, वहां से मिलेगी मुझे। तो बोलेंगे ms डेल्टा टी, m पानी का S का वैल्यू 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, डेल्टा टी 30 से 0 मतलब 30। तो यहाँ से जो m का वैल्यू आएगा 30 ग्राम, तो हम लोग बोलेंगे कि ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बोला कि दो रॉड जो है आइडेंटिकल हैं, मतलब उनका साइज एक जैसा है। इनिशियली वो 30 डिग्री सेल्सियस पे थे दोनों के दोनों, मतलब ऐसा है कि मान लो ये रॉड ए है, ए रॉड बी है, दोनों आइडेंटिकल मतलब दोनों का लेंथ इक्वल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल है सब। इनिशियली दोनों का जो टेम्परेचर था शुरू वाला जो था दोनों के लिए 30 डिग्री सेल्सियस था। बाद में एक को गर्म किया गया 180 डिग्री सेल्सियस तक, मतलब बाद वाला जो फाइनल वाला जो टेम्परेचर है, फाइनल वाला जो टेम्परेचर है TF वो 180 डिग्री सेल्सियस, और बी को गर्म किया गया T डिग्री सेल्सियस तक, मतलब पहले 30 था बाद में T डिग्री सेल्सियस, फाइनल वाला जो टेम्परेचर है T डिग्री सेल्सियस। अभी बोला कि उन दोनों का जो फाइनली गर्म किया गया तो लेंथ बढ़ा होगा, तो फाइनल वाला जो लेंथ है वो भी दोनों का बराबर है, मतलब शुरू में तो बराबर था ही, आइडेंटिकल था, बाद में हिट किया गया फाइनल वाला बराबर है। इसका मतलब कि दोनों में जो एक्सटेंशन हुआ, जो लेंथ बढ़ा हिट करने के कारण, वो दोनों में इक्वल है, मतलब डेल्टा एल दोनों के लिए इक्वल है। डेल्टा एल इक्वल है मतलब एल अल्फा 1 डेल्टा T1 और एल अल्फा 2 डेल्टा T2 दोनों का सेम है। यहां से एल एल कट जाएगा, देखो, और अल्फा 1 और अल्फा 2 का जो रेशियो है वो दे रखा है क्वेश्चन में, वो रेशियो 3, मतलब अल्फा 1 बाई अल्फा 2 को हम लोग बोलेंगे 4/3। तो यहां से देखो लिख सकते हैं अल्फा 1 बाई अल्फा 2 इक्वल टू हो जाएगा डेल T2 अपॉन डेल T1। अब डेल T2 को हम लोग बोलेंगे, मतलब बी के लिए, एक्चुअली बी के लिए टेम्परेचर जो चेंज हुआ, तो पहले 30 था बाद में T हो गया, तो कितना बढ़ा, तो T-30, तो डेल T2 को बोलेंगे T-30, डेल T1 को बोलेंगे 150, पहले 30 था बाद में 180 हो गया तो 150 बढ़ा, ऐसा। और अल्फा 1 बाई अल्फा 2 को बोलोगे 4/3। अब इसको सोल्व करोगे तो टी का वैल्यू मिल जाएगा, मतलब T-30/150 इक्वल टू 4/3। सोल्व करेंगे ऐसे तो मुझे टी का वैल्यू मिल जाएगा, और टी का जो वैल्यू आएगा वो होगा 230 डिग्री सेल्सियस।
तो हम लोग बोलेंगे कि ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ पे दो प्लेट इक्वल थिकनेस का और थर्मल कंडक्टिविटी K1 K2 का दे रखा है जो एक दूसरे के साथ ज्वाइंट है। तो इनका इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगा? देखो मान लो ए प्लेट 1 है, ए प्लेट 2 है, थिकनेस इक्वल मतलब दोनों की एल ले लेते हैं ऐसा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो सेम दिख ही रहा है। बोला अभी देखो, तो पहले वाले का हम लोग अगर थर्मल रेजिस्टेंस R1 बोले तो R1 को बोलेंगे L/K1A। दूसरे वाले का थर्मल रेजिस्टेंस अगर R2 बोले तो हम लोग बोलेंगे R2 = L/K2A ऐसा। अभी इसका R इक्विवेलेंट इस सीरीज में दिख रहा है तो R इक्विवेलेंट को बोलेंगे R1 + R2 और R इक्विवेलेंट को बोलेंगे R1 + R2 मतलब L/K1A + L/K2A। ओके, अब देखो R इक्विवेलेंट इस दो प्लेट के कॉम्बिनेशन के लिए देखोगे तो बोलोगे कि ऐसा हम लोग बोल देते हैं कि ये जो दोनों प्लेट का जो कॉम्बिनेशन है उसका इक्विवेलेंट लेंथ 12 हो गया और इसका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो है K इक्विवेलेंट है। तो R इक्विवेलेंट को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि इक्विवेलेंट लेंथ 12 हो गया L + L, K इक्विवेलेंट को ऐसा बोल रहे हैं और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। तो अब दोनों साइड से L/A कट जाएगा तो हो जाएगा 2/K इक्विवेलेंट = ऐसा एक कट जाएगा दोनों साइड से, तो 2/K इक्विवेलेंट = 1/K1 + 1/K2। यहाँ से K इक्विवेलेंट = हो जाएगा 2K1K2/K1 + K2 मतलब ऑप्शन बी जो है बोलेंगे हम लोग करेक्ट है। 23 देखो, तो 23 जो है थ्योरेटिकल है। अभी देखो कहानी क्या है कि जब हम लोग लिक्विड को हीट करते हैं अभी नॉर्मल कंडीशन पे तो जो गर्म उसमें हीट जो ट्रांसफर होता है वो कन्वेक्शन से क्या होता है कि पहले नीचे वाला लिक्विड जो पानी को अगर गर्म करोगे तो जो नीचे बर्तन के कांटेक्ट में है पहले वो गर्म होता है, गर्म होने के बाद वो ऊपर चला जाता है, गर्म होने के बाद उसकी डेंसिटी कमती है वो ऊपर जाता है, फिर से जो कम गर्म है वो नीचे आता है, वो फिर से गर्म होता है, ऐसा होता है। मतलब लिक्विड जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते रहता है। लेकिन अगर इसी लिक्विड को जाके स्पेस में वेट जहाँ पे ग्रेविटी नहीं है वहां पे अगर जाके गर्म करोगे तो वहां पे क्या है कि ग्रेविटी नहीं है तो कन्वेक्शन से हीट ट्रांसमिट नहीं होगा, वहां पे लिक्विड सॉलिड जैसा बिहेव करेगा। मतलब कि वहां पे जैसे सॉलिड को अभी क्या है कि ऐसे सारे ज्वाइंट होते हैं, सारे पार्ट उसके ज्वाइंट होते हैं, ऐसे तुम कहीं पे भी फ्री सरफेस पे रख सकते हो लेकिन लिक्विड को रखते हैं तो वो फ्लो करने लगता, लेकिन स्पेस में लिक्विड को ले जाएंगे तो वो भी सॉलिड जैसा बिहेव करेगा। तो वहां पे भी जो हीट का ट्रांसफर होगा वो सॉलिड में जैसे अभी होता है कंडक्शन से, वहां पे भी कंडक्शन से ही होगा। तो हम लोग बोलेंगे ऑप्शन ए जो करेक्ट है। ट्वेंटी 24 देखो, यहाँ पे दो रड का जो थर्मल कंडक्टिविटी है उसका रेशियो दे रखा है, मतलब K1 K2 का रेशियो दे रखा है। बोला कि दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है और सेम थर्मल रेजिस्टेंस है तो उनका लेंथ का रेशियो क्या होगा? देखो पहले वाले का लेंथ L1 और दूसरे वाले का L2 अगर हम लोग बोल दे तो पहले वाले का थर्मल रेजिस्टेंस लिखेंगे L1/K1A, दूसरे वाले का लिखेंगे L2/K2A। ये बोला दोनों का थर्मल रेजिस्टेंस इक्वल है तो मैंने इक्वेट कर दिया
यहाँ से ए एक कट जाएगा, L1/L2 जो है हो जाएगा K1/K2 और K1/K2 5/4। इसलिए हम लोग ऑप्शन बोलेंगे डी करेक्ट है। 25 में देखो, 25 में बोला है कि किसी कंटेनर के अंदर जो गैस भरा हुआ है उसकी अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा। देखो, कंटेनर के अंदर अगर गैस है तो उसका वॉल्यूम वही होगा जो कंटेनर का है। टेम्परेचर बढ़ाने से कंटेनर का साइज मतलब वॉल्यूम तो नहीं बढ़ जाएगा, इसलिए गैस का वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो हम लोग बोलेंगे ये जो प्रोसेस है आइसोकोरिक है, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट तो अगर टेम्परेचर हम लोग बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब P जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, मास पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी देखो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो होता है गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और गैस के जो इंटर मोलिक्यूल दो मोलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ेगा। एक्चुअली वो तेजी से वाइब्रेट करेंगे, वाइब्रेशन का उनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई होगी। तो यहाँ पे बोला है इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस घटेगा जो गलत है, प्रेशर घटेगा जो गलत है, मास पे कोई फर्क नहीं होगा। यहाँ पे बोला बढ़ेगा वो गलत है। हम लोग बोलेंगे ऑप्शन बी करेक्ट है।